Hello guys, so I'm Twinkle. Just starting off that our session on the model question number paper 3. ओके और सबसे ज़रूरी बात कि जैसे ही मैंने बोला था, देखो 1 मंथ पहले के लेक्चर्स में जाके देख लो। मैंने बोला हुआ है कि जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी हमको बता के नहीं आएगी, और दूसरी बात कि बीच में बिल्कुल भी 10 दिन से ज़्यादा कोई भी गैप नहीं रहेगा। और ख़ास बात ये है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट फॉलो द रिविज़न। बराबर, मैं जो भी पुट करती हूँ आप उसका सिर्फ रिवीजन करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होता जाएगा। कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आप करो, और कुछ भी नहीं किया है तो कुछ भी मत करो। फिर आप और कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर दो, क्योंकि ये तो नहीं होगा, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो फिर आप वो करना, फिर आप वो भी मत करना कि इतने दिनों में हो जाएगा, तो वो तो गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? ओके। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द CSE सिविल एग्जामिनेशन, बट ऑल ऑफ दी नर्सिंग क्रैकिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज टोटल 10 मैं पुटअप करने वाली हूँ, और वो आप देख लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाता हुआ जाएगा, ठीक है? तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि आपकी RRB के एग्ज़ाम ले लो, नॉर्सेट की ले लो, CRE एम्स की ले लो, ठीक है? तो ये सबके लिए ज़रूरी है, ऐसा है नहीं कि सिर्फ इसके लिए है, ठीक है? बट ऑब्वियसली ऑल एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग के ही, कोई बाहर का तो वो लेने जाएगा नहीं, तो यही है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। शांति से कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है? देखो क्या कहना चाहता है कि द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ मल्टीपल मैलोमा। नर्स है वो, पेशेंट का हमने ट्यूमर मारकर देखा था, मल्टीपल मैलोमा का, याद है ना? यस। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, देखो लेबोरेटरी रिजल्ट ढूंढना है कि जो पेशेंट मल्टीपल मैलोमा से जो है वो डायग्नोज्ड हुआ है, विच वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नॉट स्पेसिफिकली इन दिस डिसऑर्डर। मल्टीपल मैलोमा में ऐसा तो कौन सा रिजल्ट है वो स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा? इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल, increased white blood cells, decreased blood urea nitrogen level, decreased number of plasma cells in the bone marrow। अभी देखो ब्लड सेल्स तो कैसा है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा बढ़ेगा, ठीक है? तो ये कोई स्पेसिफिसिटी नहीं दिखा रहा है। पर जब हम बात करें कि फाइंडिंग इंडिकेटिव ऑफ मल्टीपल मैलोमा आर एन इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, कि जिसके अंदर प्लाज्मा सेल्स जो है इन द बोन मैरो वो इंक्रीज्ड हो जाते हैं। एनीमिया, हाइपर कैल्सीमिया caused by the release of calcium from the deteriorating bone tissue, ठीक है? और प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में से बढ़ते हैं तो एनीमिया भी देखने को मिलता है, और हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना? और देखो फोर्थ वाला देखो आप, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो नहीं, बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो होता है, तो वो तो गलत है। और इंक्रीज नंबर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो की वजह से एनीमिया और हाइपर कैल्सीमिया होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको दिया हुआ है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो पूरा रीजन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फाइंडिंग इंडिकेटिव ऑफ मल्टीपल माइलोमा आर एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो, और इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में होने की वजह से एनीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया होता है, कोज्ड बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दी, कि जहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, कहाँ से? फ्रॉम द डिटोरियोरेटिंग बॉन टिश्यूज, एंड एन एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ऑल्सो, द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। जबकि यहाँ पे हमको तो वो सिचुएशंस भी क्या दिखाई थी कि डिक्रीज्ड होता है, तो गलत था। देखो ऑप्शन नंबर सी में कि डिक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, तो नहीं, वो भी इंक्रीज होता है। प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो भी इंक्रीज्ड होता है, कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज्ड होता है, ठीक है? एंड इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वाइट ब्लड सेल्स काउंट यहाँ पे बढ़े या कम हो, इज नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली टू मल्टीपल मैलोमा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मल्टीपल मैलोमा से रिलेटेड नहीं है। तो क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको एक ECG का इमेज दिया हुआ है, और उसको देख के आपको बताना है कि क्या सजेस्ट कर रहा है। ये एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, फंक्शनल टेकिकार्डिया आपको दिख रहा है। तो जिसमें ऐसे बराबर सो टूथ लाइक अपीयरेंस दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअसली एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियल फ्लटर। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, ये इमेज जो है, ये पिक्चर जो है,
वो क्या दिखा रहा है? आइडेंटिफाई द ट्रैक्शन सॉन इन द पिक्चर्स। कौन सा ट्रैक्शन है ये? रसेल्स ट्रैक्शन है, ब्रायंस ट्रैक्शन है, गार्डनर वेल टोंग्स ट्रैक्शन है, या एक्सियल ट्रैक्शन है? कौन सा ट्रैक्शन है ये? आपने जॉल्स थायरॉइड रिट्रैक्टर करके सुना है? उसके जैसा ही लग रहा है ना? हाँ, पर वो नहीं है ना? वो नाम आपके पास नहीं है मतलब। तो उसको जो है गार्डनर वेल टोंग्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि ये इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करती है गार्डनर वेल टोंग्स ट्रैक्शन को। ठीक है, साइन एलिक्टेड इन द फॉलोइंग फोटोग्राफ इंडिकेट। यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया हुआ है वो क्या दिखा रहा है? देखो, PQRST, QT प्रोलोंगेशन है इसके अंदर, है ना? PQT में QT प्रोलोंगेशन है और एक U भी इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइपरकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, या हाइपरनेट्रीमिया। हाँ, अगर आप बोलते कि मैम ये तो हाइपोकैलेमिया पर यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो क्या है ये? यस, हाइपोकैल्सीमिया है। क्या है हाइपोकैल्सीमिया? कि जिसके अंदर भी QT प्रोलोंगेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देखो, सारे दिखाए हुए आपको क्या होता है, देखो उसमें कि PQRST नॉर्मली है पहला वाला, बराबर। फिर PQRST QT प्रोलोंगेशन और U भी दिख रहा, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। और फिर PQRST पीक्ड टी वेव हो जाना, हाइपरकैलेमिया। फिर PQRST QT प्रोलोंगेशन हो जाना तो हाइपोकैल्सीमिया, जो अभी हमने देखा था। फिर लास्ट वन में QT शॉर्टनिंग हो जाना, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, नॉर्मल QT प्रोलोंगेशन जो दो के अंदर देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया में भी और हाइपोकैल्सीमिया में भी, पर QT प्रोलोंगेशन के साथ U का दिखना वो हाइपोकैलेमिया में होगा। फिर पिक्ड टी वेव जो है वो हाइपरकैलेमिया में होगा, जबकि QT शॉर्टनिंग जो है वो हाइपरकैल्सीमिया में होगा। किस में होगा? हाइपरकैल्सीमिया में जो है वो QT शॉर्टनिंग होगा। देखो, जिस एग्ज़ाम में आपको इमेजेस नहीं आती है, वो अभी तो प्रिंटिंग भी आने लगी है, और फिर भी नहीं आती है, तो आपको ये डेटा लिखे हुए आ सकते हैं, या ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि अगर हाइपोकैलेमिया है तो क्या देखने को मिलेगा? तो QT प्रोलोंगेशन के साथ U वेव भी देखने को मिलता है ना? तो ये सब आपको फिर बताना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा कि ये तो हमारे नहीं आता है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो क्या है? एन्यूरिज्म निडल है, मॉडिफाइड BP हैंडल है, पार्कर्स हैंडल है, ये कोबलर निडल है, या डोएंस रिट्रैक्टर है? तो ये जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करता है, ये एन्यूरिज्म निडल है। क्या है? एन्यूरिज्म निडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी क्या है, देखो कि नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ मदर्स हुज चिल्ड्रन आर अफेक्टेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। नर्स जो है वो ग्रुप ऑफ मदर्स को हेल्थ टीचिंग दे रही है कि जिनके बच्चे जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड है। नर्स कुड अंडरस्टैंड टीचिंग वॉज इफेक्टिव इफ पेरेंट्स करेक्टली आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। टीचिंग अफेक्टेड हुआ ये नर्स को तब पता चलेगा जब नर्स कुछ गलत स्टेटमेंट बोलेगी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, और वहाँ जो बच्चों की माताएं हैं उसमें से कोई माता जी आपको बताएगी कि नर्स सिस्टर आप ये गलत बोल रहे, ये नहीं होता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स बॉडीज म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इंटेक ऑफ हाई कैलोरी हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट फैट इज रिक्वायर्ड, postural drainage is required and to be done before meals, when disease is under control, large quantities of foul smelling stool occur। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के रिलेटेड है, ये बात सही है। यहाँ पे बच्चे को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मॉडरेट फैट देना है, वो भी सही है। पोस्चरल ड्रेनेज करना पड़ता है मील के पहले, वो भी करेक्ट है। पर अगर ये अंडर कंट्रोल में आ गया होगा तो फिर लार्ज क्वांटिटी में फाउल स्मेलिंग स्टूल जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत है, कि जो माताओं ने ढूंढ लिया है और इसके लिए उनको बिल्कुल हमने जो टीचिंग दी उनको पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट जाएगा। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ कंडीशन विच अफेक्ट्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
और हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को शॉर्ट्स में डाला हुआ है। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, देन एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करने वाला डिजीज़ है एंड प्रोड्यूस थिक सिक्रेशंस, ठीक है। और कैसा सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा ये? थिक सिक्रेशंस प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी विद एब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ठीक है। और थिक सिक्रेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा इजीली। इसके लिए हम बच्चे को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और मॉडरेट फैट वाला डाइट देते हैं। पोस्टीरियर ड्रेनेज हेल्प्स टू रिमूव सिक्रीशन, ये जो सिक्रीशन है वो हमको निकालना है तो हम पोस्टीरियर ड्रेनेज करवाएंगे, ठीक है। एंड टू बी डन बिफोर मील्स, और मील्स के बिफोर करवाएंगे ताकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉमिटिंग एंड रिगर्गिटेशन। और उसकी वजह से वॉमिटिंग और रिगर्गिटेशन, बैकफ्लो के जो चांसेस हैं वो भी अवॉइड कर सके। इफ़ द डिजीज़ इज़ अंडर कंट्रोल, अगर डिजीज़ अंडर कंट्रोल में आ गया तो स्टूल विल बी सॉफ्ट एंड विद लिटिल ऑरर, तो स्टूल जो है एकदम सॉफ्ट आएगा और जो है उसमें से लिटिल, थोड़ी सी बदबू तो वैसे भी आती है वो आएगी, बैड स्मेल, और ज़्यादा जो है फाउल स्मेलिंग आएगी नहीं। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ये डिसऑर्डर है और थिक सिक्रीशन देखने को मिलता है। चलो, नेम द असेसमेंट बीइंग परफॉर्म्ड टू असेस हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन को देखने के लिए ये जो इमेज आपको दिखाई हुई है वो क्या बताया है? देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, एबडक्शन कर रहा है और उसको एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एबडक्शन और एक्सटेंशन जो है, एग्जामिनर एबडक्ट्स द हिप व्हाइल अप्लाइंग एन एंटीरियर फोर्स ऑन द फीमर टू रिड्यूस द हिप जॉइंट। ये क्या है? बार्लोस मैन्यूअर है, ओर्टोलानिस मैन्यूअर है, ट्रेनर-एंड-बर्गर टेस्ट है, गैली-हेज़िस टेस्ट है। तो जिसके अंदर एबडक्शन के साथ एक्सटेंशन किया जा रहा हो वो चीज़ जो है वो क्या होती है? ऑर्टोलानी टेस्ट। क्या होती है? ऑर्टोलानी टेस्ट। ये ऑप्शन नंबर बी है। चलो, अभी आपको दोनों दिखा है, बार्लो टेस्ट भी क्या होता है और ऑर्टोलानी टेस्ट। बार्लो में देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, एडक्शन कर रहा है और फ्लैक्शन कर रहा है, ठीक है। एग्जामिनर एडक्ट्स द हिप व्हाइल अप्लाइंग अ पोस्टीरियर फोर्स, अप्लाइंग अ पोस्टीरियर फोर्स ऑन द नी टू प्रमोट डिसलोकेशन। तो इसमें बच्चा रोएगा भी, ठीक है, क्योंकि उसको दर्द होगा जब अंदर जाएगा। ही डिड इट अगेन, कॉल डॉक्टर ओ, ठीक है। और मैन्यूअर्स फॉर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप है ये दोनों। आपको पूछे कि मैन्यूअर्स कौन से यूज़ होता है, DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप के लिए, तो ये दोनों ही है, बार्लो एंड ऑर्टोलानी। दूसरे में देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, इट्स अ बैक इन। उसने क्या किया? एबडक्ट्स किया, मतलब बाहर निकाला, और एक्सटेंशन किया, तो इट्स अ बैक इन, बराबर। वो खुश हो गया ब्रे, वो खुश हो रहा है क्योंकि बाहर निकाला। एग्जामिनर एबडक्ट्स द हिप व्हाइल अप्लाइंग द एंटीरियर फोर्स ऑन द फीमर टू रिड्यूस द हिप जॉइंट, ठीक है। ये रिड्यूस द हिप जॉइंट किया, इसके लिए वो खुश हुआ क्योंकि उसको पेन तब नहीं होगा। और बालों के अंदर देखो, फोर्स ऑन द नी टू प्रमोट डिसलोकेशन, देखने के लिए वो फोर्स दे रहा है अंदर की साइड, तो उसको दर्द हो रहा है, तो वो बालो है उसमें वो रोएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। चलो, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड डायग्नोज्ड विद सिकल सेल एनीमिया। 9 ईयर के ओल्ड चाइल्ड है जिसको डायग्नोज्ड होता है सिकल सेल एनीमिया, कि जिसके अंदर सिकल सेप के RBC देखने को मिलेंगे। केम टू इमरजेंसी विद द कंप्लेनिंग ऑफ सिवियर हेडेक, और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है बच्ची और बोलती है मुझे सिवियर हेडेक हो रहा है। वाजो ऑक्लूसिव डायग्नोसिस इज मेड फॉर द चाइल्ड, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट इंटरवेंशन। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? बच्ची को क्या है, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड को सिकल सेल एनीमिया, इमरजेंसी में आती है कि मुझे सिवियर हेडेक हो रहा है, वाजो ऑक्लूसिव हुआ है। तो अब क्या करोगे? आप सबसे पहले एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया मास्क, assess the pain intensity and give fentanyl, assess the neurological status of the child and administer IV fluids। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या देखेंगे? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे। क्यों? सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे। अगर यहाँ पे बोला होता ना आपको कि सिकल सेल एनीमिया की जगह सिकल सेल क्राइसिस, तो आप ऑक्सीजन देते वो पहला, उसके अंदर क्राइसिस में, तो सही था। एनीमिया में ऑक्सीजन पहले नहीं देना होता है, सिकल सेल एनीमिया में पेन इंटेंसिटी देख के फेंटानिल भी नहीं देना है। तो हम क्या देखें? IV फ्लूइड्स देने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम इसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस करेंगे कि शायद इसको ज़्यादा जो है
वाजो ऑक्लूसिव क्राइसिस ना हो गया हो, उसकी वजह से सीवियर हेडेक ना होता हो, और स्ट्रोक की वजह से उसको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद वाजो ऑक्लूसिव क्राइसिस and complaining of severe headache because of the vaso-occlusive crisis. So first thing to be done in rule out stroke, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रोक को रूल आउट करेंगे। फॉर दैट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नीड्स टू बी डन, और उसके लिए स्ट्रोक को असेस करने के लिए हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस यहाँ पे असेस करेंगे। फॉलोइंग दैट हाइड्रेशन स्टेटस टू बी एंश्योर्ड, और उसके बाद जो है सेकेंड प्रायोरिटी में हम हाइड्रेशन के लिए उसको IV फ्लूइड्स दे तो वो ठीक है, वरना अगर आप ये दिखोगे तो क्राइसिस वाजो ऑक्लूसिव निकल जाएगा, फिर उसकी वजह से हेडेक भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है? ये डोएंस रिट्रैक्टर है, जॉल्स रिट्रैक्टर है, फ्रिच रिट्रैक्टर है, या बाल्फोर रिट्रैक्टर है। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज वन इज द जॉल्स थायरॉइड रिट्रैक्टर। गार्डनर्स वेलस्टोंग्स रिट्रैक्टर आगे देखा था हमने, यस वही है ये। तो ये जॉल्स रिट्रैक्टर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, और डोएन रिट्रैक्टर दिखाया हुआ है आपको, फ्रिज एब्डोमिनल रिट्रैक्टर दिखाया हुआ है, जिसमें फ्रिज का जो है वो थोड़ा जो एज है थोड़ा झुका हुआ रहता है, बेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, डोएन का उतना नहीं है, बाकी सेम है दोनों। और है बाल्फोर रिट्रैक्टर। ओके क्लियर। चल, व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी इंटरवेंशन when preparing for admission of the child with acute laryngotracheobronchitis? नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा जब वो एडमिशन प्रिपेयर कर रही है? कौन से बच्चे का एडमिशन प्रिपेयर कर रही है? जिस बच्चे को अक्यूट लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस है। तो यहाँ पे वो प्रायोरिटी में क्या करेगी? पैड द साइड रेल्स ऑफ द क्रीब, साइड रेल्स ऑफ द जो कीब है वहाँ पे पैड लगा देगी। अरेंज फॉर अ क्वाइट कूल रूम, एकदम क्वाइट एंड कूल रूम रेडी करेगी। प्लेस द ट्रैकेस्टोमी सेट एट द बेड साइड, ट्रैकेस्टोमी सेट को बेड साइड रखेंगी। ऑब्टेन अ रिक्लाइनर सो दैट अ पेरेंट कैन स्टे, और वहाँ पे रिक्लाइनर भी रखेगी कि जिसकी वजह से पेरेंट्स भी वहाँ पे रह पाए, आराम कर पाए। क्या करेगी? बराबर। तो यहाँ पे उसको करना होता है लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के अंदर, क्योंकि उसको लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकस सबके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उसको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा तो उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, और उसकी वजह से उसको फटाफट से ट्रैकेस्टोमी जो है वो प्रोसीजर्स करवाना पड़ेगा। इसके लिए उसको ट्रैकेस्टोमी जो सेट है वो बेड साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बच्चे को रोकने के लिए। तो वो प्लेस द ट्रैकेस्टोमी सेट एट द बेड साइड करेगी। ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले वो करेगी। ठीक है, द प्रायोरिटी इज अ पेटेंट एयरवे। ठीक है, और हर एक सिचुएशन में पहले तो पेटेंट एयरवे को ही देखा जाता है। नेसेसरी इक्विपमेंट मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल, इसके लिए नेसेसरी इक्विपमेंट की जो एयरवे को ओपन कर पाए, एयरवे को पेटेंट कर पाए, वो हमको करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या बोला था कि पेड दिस साइड रेल्स ऑफ द क्रिप, तो वो ज़रूरी है बट उतना प्रायोरिटी नहीं है। ऑल्दो दिस इज़ हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट द प्रायोरिटी। सेकेंड आपको बोला कि अरेंज फॉर अ क्वाइट एंड कूल रूम, तो दिस इज़ अननेसेसरी। इट मे बी डन इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ हाई फीवर और अ हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर है तो हम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में रिक्वायरमेंट नहीं है। सी तो हमारा आंसर था कि प्लेस ट्रेकियोस्टोमी सेट एट द बेड साइड, बट डी में बोला था कि ऑब्टेन अ रिक्लाइनर सो दैट अ पेरेंट कैन स्टे, ऑल्दो अप्रोप्रिएट दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। अप्रोप्रिएट है कि मम्मी पापा थोड़ी खड़े ही रहेंगे, उनको भी तो थकान लगेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है, बच्चे की प्रायोरिटी नहीं है कि भी लैरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में अगर उसको कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई तो उसको उसके मम्मी पापा को रिक्लाइनर नहीं चाहिए होगा। ठीक है, A 3-month-old infant has been hospitalized with respiratory syncytial virus. 3 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब कि 1 ईयर तक का है ना, तो उसको RSV हुआ है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस। ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रायोरिटी इंटरवेंशन, तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी क्या होगा? ये प्रायोरिटी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होगा? जब बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है
एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीवायरल एजेंट देंगे, क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व सर्जरी, ऑफरिंग ओरल फ्लूइड्स टू प्रमोट हाइड्रेशन, प्रोवाइडिंग एन एंटीट्यूसिव एजेंट वेन एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे जो बोले कि ऑफन द इन्फेंट जो है उसका डिक्रीज पल्मोनरी रिजर्व हो जाता है और उसके अंदर हमको क्लस्टरिंग केयर देना पड़ता है। सिर्फ एक केयर से काम नहीं चलेगा, हमको उसके साथ में बहुत सारी केयर जो है देनी पड़ती है। तो इसके लिए आता है क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व एनर्जी। क्लस्टरिंग केयर देंगे कि जिसके वजह से उसकी एनर्जी जो है जितनी भी वो बच के रह पाए, ठीक है, वो पूरा एनर्जाइज्ड रह पाए, वो वीकनेस बना चला जाए, उसके लिए ये, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंसेशियल वायरस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लस्टरिंग केयर टू दी कंजर्व एनर्जी, ठीक है। ऐसी केयर करेंगे कि जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो पाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो, ऑफन द इन्फेंट विल हैव डिक्रीज्ड पल्मोनरी रिजर्व, पल्मोनरी रिजर्व ऑलरेडी उसके पास कम है, इसके लिए हमने एनर्जी को कंजर्व किया है। एंड द क्लस्टरिंग ऑफ द केयर इज असेंशियल टू प्रोवाइड 4 पीरियड्स ऑफ रेस्ट, ठीक है। और अगर हम क्लस्टरिंग ऑफ केयर देंगे तो बच्चा जो है लाइका कंजर्व एनर्जी वो थोड़ी देर रेस्ट कर पाएगा, ठीक है। रेस्ट करने से भी एनर्जी फिर से उसकी हो जाती है, जैसे थोड़ा खेला फिर बैठा, ठीक है, तो फिर से एनर्जी उसको मिल जाएगी, रेस्ट मिला, कंटिन्यूसली वो नहीं खेलना है। तो फर्स्ट जो है बोला है कि एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीवायरल एजेंट, तो एंटीवायरल थेरापी इज कॉन्ट्रोवर्सियल फॉर दिस एज ग्रुप। ये जो बच्चा 3 मंथ्स का है उसके अंदर एंटीवायरल देते भी नहीं है। एंड इज़ नॉट गिवन अनलेस देर आर कॉम्प्लिकेशंस, और अगर दे दी तो कॉम्प्लिकेशंस होगी। ऑप्शन बी तो हमारा आंसर था कि क्लस्टरिंग केयर देंगे टू कंजर्व द एनर्जी। थर्ड वन था कि उसको ऑफरिंग ओरल फ्लूइड्स टू प्रमोट हाइड्रेशन, IV फ्लूइड्स आर गिवन ड्यूरिंग द एक्यूट फेज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एक्यूट फेज में देते हैं, बराबर, और प्रायोरिटी नहीं है इसलिए। फिर प्रोवाइडिंग एन एंटीट्यूसिव एजेंट वन एवर नेसेसरी, तो एंटीट्यूसिव एजेंट्स आर नॉट यूज्ड, नेजल सिक्रीशंस आर एस्पिरेटेड, ठीक है, उसको एंटीट्यूसिव एजेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेजल सेक्रीशंस या ऐसा कुछ है तो वह एस्पिरेट कर देंगे बल्ब सिरिंज से वन एवर नेसेसरी, ओके। तो रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस RSV में क्या करते हैं, तो उसमें जो है वो क्लस्टरिंग केयर देते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ केयर देंगे कि जिसकी मदद से बच्चा एनर्जी को कंजर्व कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी रिजर्व जो है वो डिक्रीज्ड है। अ नर्स इज कैरिंग फॉर एन इन्फेंट बॉर्न विथ एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर, कि जिसका ब्लैडर बाहर है, ठीक है। वॉट डज द नर्स डिटरमाइन इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर दिस इन्फेंट, तो इस नर्स के लिए नर्स सबसे ज़्यादा क्या देखेगी इस बच्चे के लिए, इन्फेक्शन होने के चांसेस, डिहाइड्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लेडर है, ब्लेडर जो है वो बाहर की ओर है, पूरा बराबर दिख रहा है हमको, तो उसके अंदर उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लेडर में ज़्यादा रहता है। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग दिस इन्फेंट इज इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा एंड एक्सकोरिएशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, और वो बाकी के आजू बाजू की जो टिश्यू है पेरिफेरी के उसको भी एक्सकोरिएट करेगा। मेटिकुलस हाइजीन इज़ नेसेसरी विथ, मेटिकुलस मतलब एकदम अच्छे से आपको उसका हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा इस कंडीशन में, नेसेसरी है बोथ प्री ऑपरेटिवली भी और पोस्ट ऑपरेटिवली भी। सेकेंड है कि क्या बोला था, डिहाइड्रेशन जो है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्लूइड इंटेक एंड द अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट आर नॉट अफेक्टेड। वो तो सारा सब कुछ होगा, फिजियोलॉजी सब चालू ही है, फंक्शन एज इट इज़ करेगा, बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं, वो बाहर आके बैठ गया है। यूरिनरी रिटेंशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज द यूरिन ड्रेन्स कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि यूरिन भी कंटिन्यूसली ड्रेन होता होगा। फिर नेक्स्ट बोला था आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी इन्वॉल्व्स द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है। ये कहाँ पे, गैस्ट्रो में जाने वाला, इंटेस्टाइन में, तो ये तो गलत ही था। A 6 weeks old infant and the mother arrive in the emergency department. एक 6 week old infant है और उसकी मदर उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आती है वाया दी एम्बुलेंस के थ्रू। फादर अराइव सेवरल मिनट्स लेटर विद 2 चिल्ड्रंस, फादर भी आते हैं कुछ मिनट्स के बाद अपने 2 बच्चों के साथ। 7 and 9 years ओल्ड है, मतलब जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक 7 साल का है, दूसरा 9 साल का है।
द इन्फेंट इज नॉट ब्रीदिंग एंड द इवेंचुअल डायग्नोसिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चा जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है और इसकी वजह से अभी देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से बच्चा SIADS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो गया। द पेरेंट्स टेक टर्न्स होल्डिंग द इन्फेंट इन अनदर रूम। पेरेंट्स जो है बच्चों को लेके एक दूसरे रूम में जाते हैं। द नर्स रिमेन्स प्रेजेंट। नर्स जो है वहीं पे खड़ी होती है एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, और पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट दे रही है। व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल फॉर दिस फैमिली। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म गोल जो है वो क्या देंगे इस फैमिली को। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द इन्फेंट। उनको जो है उनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि वो जो भी फेस कर रहे हैं उनका बच्चा जो मर गया, वो हम प्रॉब्लम्स को देख के उनको सिखाएंगे। इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग्स इन द इवेंट्स एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द इन्फेंट्स डेथ। और उसके सिबलिंग्स इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको पता ही ना चले, वो भी 7 और 9 साल के हैं, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और उनको भी ग्रीविंग के रिलेटेड हम जो है वो समझाएंगे, सपोर्ट देंगे। सीक आउट अदर फैमिलीज हु हैव लॉस्ट इन्फेंट्स टू SIADS एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम दैट ग्रुप। क्या बोला है कि और ऐसी फैमिलीज़ का बुलाओ कि जिनके बच्चे भी SIADS के थ्रू मर गए हो और इन लोगों को आके सपोर्ट दे सके। ऐसा कुछ नहीं करना है, साथ में मिलके रोना है क्या। नर्स है ना, नर्स दे सकेगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सबकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। एक्सेप्ट दैट देयर वॉज नथिंग दैट दे शुड हैव डन टू प्रिवेंट द इन्फेंट डेथ। या उनको यह एक्सेप्ट कराएंगे कि आपने कुछ नहीं किया इसके लिए और इसलिए मर गया। तो क्या आएगा सही यहाँ पे। शॉर्ट टर्म गोल क्या है इंपॉर्टेंट, यस ऑप्शन बी कि इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग्स, उसके सिबलिंग्स को भी इस इवेंट्स के अंदर आप इन्वॉल्व करो। और ग्रीविंग उनको भी फील होगा कि उन्होंने भी अपना जो है वो भाई या बहन को खो दिया है, ठीक है, तो वो भी जो अपनी फीलिंग्स है साइकोलॉजिकली वो अपनी दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये करना है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो, द अदर चिल्ड्रन नीड टू बी इन्वॉल्व विद द ग्रीविंग प्रोसेस एंड वर्क थ्रू देयर ऑन फीलिंग्स, बराबर। और दूसरा जो है कि आपने बोला कि आइडेंटिफाई, ऑप्शन 1 था ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द इन्फेंट। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल है, वो तो लॉन्ग टर्म तक उसी को याद करते रहना वो आएगा उसमें। तो फिर बी तो हमारा करेक्ट था कि इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग्स इन द इवेंट्स एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द इन्फेंट्स डेथ, ठीक है। ग्रीफ स्टेज बोलते हैं ना जो हम लॉस, लव्ड वन के लॉस होने के बाद या कुछ अपनी प्यारी सी चीज़ के खो जाने के बाद वो। और जो बोलता है सी क्या था, ऑप्शन सी 3, मतलब कि सीक आउट द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट इन्फेंट्स टू SIADS एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम देम। तो इट इज़ टू अर्ली फॉर दिस गोल, ये बहुत जल्दी हो जाएगा और सब साथ में मिलके रोएंगे तो उसको भी उसकी फ्लैशबैक मेमोरी आ गई तो कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही हुआ था, ये वो, तो वो नहीं करना है। और D 4th आपका था कि एक्सेप्ट दैट देयर वॉज नथिंग दैट दे शुड हैव डन टू प्रिवेंट द इन्फेंट्स डेथ, तो इट इज़ प्रीमैच्योर फॉर दिस गोल। ये तो प्रीमैच्योरिटी, आप किसी पे ये थोप सकते हो कि आप जल्दी लेके आए होते, आपने ध्यान रखा होता तो आपकी बच्ची कैसे डेथ नहीं होती, अभी हो गई होती, तो आपकी प्रीमैच्योरिटी दिखा रही है। ऑल्सो दे मे नेवर अचीव दिस गोल, और ये तो कोई गोल रीचिंग का ही है ही नहीं, ठीक है। चलो, Which cardiac defects are associated with tetralogy of Fallot? टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में कौन सा कार्डियक डिफेक्ट्स एसोसिएटेड है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डिफेक्ट्स एंड माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आर्ट्रियल डिफेक्ट होती नहीं है, माइट्रल वाल्व का स्टेनोसिस नहीं होता है, पल्मनी का होता है, तो ये तो गलत है। फिर ओरिजिन ऑफ द अओर्टा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर एंड द पल्मनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी नहीं होता, बराबर। मतलब ये डिफरेंस लोकेशन बता दिया कि राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी निकलती है ना, तो बोलते हैं कि वहाँ से आपका ये राइट वेंट्रिकल आएगा, ऐसा साइड डिसलोकेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, ये बिल्कुल सही है। और हमने एक पढ़ा था, आपको याद हो तो प्रूव करके, प्रूव, ठीक है। प्रूव जो है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का याद रखने के लिए है। P फॉर द पल्मोनिक स्टेनोसिस, R फॉर द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, O फॉर द ओवर रीडिंग ऑफ अओर्टा एंड VE फॉर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पता चला आपको, ये एक मैनोमिक्स है, प्रूव, ओके। चलो, बाकी तो होता तो यूँ है उसके अंदर सही में कि
राइट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी होना चालू हो जाता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, फिर जो है वो ओवर रीडिंग ऑफ अओर्टा जो है वो बाद में, पहले होता है पल्मोनिक स्टेनोसिस और फिर ओवर रीडिंग ऑफ द अओर्टा हो जाता है, समझे, ये देखने को मिलता है। Altered connection between the pulmonary artery and the aorta, right ventricular hypertrophy and an atrial septal defect, वो भी गलत है, ठीक है। कोई कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में नहीं बनता है, ये तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बीच में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो जाता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होता है उसकी वजह से। तो ये कोई भी दूसरे में तो बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको याद भी करवाया, प्रूव की एक मेनोमिक भी दिया। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट्स, 3 ऑफ देम आर एनाटॉमिक, उसमें से 3 ऐसी है कि जो एनाटॉमिक हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होना, पल्मोनिक स्टेनोसिस होना एंड ओवर रीडिंग ऑफ aorta, but the 4 defects is the right ventricular hypertrophy is secondary to increased resistance to blood flow in that ventricle. 1 and 4th, although there is right ventricular hypertrophy, ठीक है, the other defects are not associated with the tetralogy of Fallot. एंड सेकंड जो थी कि सेकंड में हमको क्या बोला था कि ओरिजिन जो अओर्टा है जो एक्चुअली लेफ्ट से होना चाहिए वो राइट में चला गया, और पल्मोनरी आर्टरी जो राइट से होनी चाहिए वो लेफ्ट में चली गई, तो वो आपको दिखा रही है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ट्रांसपोजिशन हो गया है, जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, तो ये भी याद रखना। A child with sickle cell disease has a sequestration crisis. The parent asks how it differs from a painful episode, vaso-occlusive crisis. What should the nurse consider before responding? चाइल्ड है जिसको सिकल सेल डिजीज़ है और साथ में सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस भी है, पेरेंट्स पूछ रहा है कि इसको कैसे डिफ़र करे पेनफुल एपिसोड वाजो-ऑक्लूसिव क्राइसिस से। वाजो-ऑक्लूसिव क्राइसिस और सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहे हैं। What should the nurse consider before responding? There is peripheral ischemia along with the pain. There is decreased blood volume and signs of shock. देखा था ना हमने वो हेडेक वाला और सब। और red blood cell production diminishes with severe anemia. Red blood cell destruction is accelerated and jaundice appears. तो क्या होगा इसके अंदर, बराबर, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम होता है, उसकी वजह से शॉक देखने को मिलता है, उसी की वजह से हेडेक और सब सिचुएशंस क्रिएट होती है, और ये दोनों में डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इन दिस टाइप ऑफ एपिसोड देयर इज अ पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लीवर एंड स्प्लीन, बहुत सारा ब्लड जो है वो लीवर एंड स्प्लीन में जाता है विद द डिक्रीज द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, और सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। आपको जो पहला बताया कि दिस इज अ पेरिफेरल इस्चेमिया अलॉन्ग विद द पेन, तो वो तो वाजो-ऑक्लूसिव क्राइसिस है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाजो-ऑक्लूसिव क्राइसिस है। फिर बी तो हमारा आंसर था कि डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड साइंस ऑफ शॉक, बराबर। सी में जो थर्ड नंबर में है कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन डिमिनिश विद सिवियर एनीमिया, बराबर, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा जब सिवियर एनीमिया होगा, तो डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन एंड द प्रोफाउंड एनीमिया दैट एंश्योर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्लास्टिक क्राइसिस, ये तो अप्लास्टिक क्राइसिस है, ठीक है, उसमें कोई सिकल सेल एनीमिया का वाजो-ऑक्लूसिव और सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस का तो दिखाया भी नहीं है। और फोर्थ था कि रेड ब्लड सेल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना इज एक्सिलरेटेड एंड जॉन्डिस अपीयर, और उसकी वजह से जॉन्डिस देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होना एंड अ कॉन्कोमिटेंट एनीमिया, जॉन्डिस एंड रेटिकुलोब्लास्टोसिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर रिमोलाइटिक क्राइसिस। ये क्या है, तो हाइपर रिमोलाइटिक जो क्राइसिस है वो देखने को मिलता है। फिर 6-year-old child comes to the school nurse reporting a sore throat। 6 year का ओल्ड चाइल्ड आता है स्कूल नर्स के साथ और बता रहा है कि मुझे सॉर थ्रॉट लग रहा है, एंड द नर्स वेरीफाइज दैट द चाइल्ड हैज़ अ फीवर एंड अ रेड इन्फ्लाम्ड थ्रॉट, और नर्स जब असेस करती है तो देखती है कि बच्चे को साथ में बुखार भी है और उसका थ्रॉट भी इन्फ्लाम्ड है, सूजा हुआ है। वन अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड अराइव्स एट द स्कूल टू टेक द चाइल्ड होम, जब वो बच्चे के माता पिता स्कूल में आते हैं बच्चे को लेने के लिए,
द नर्स अर्जेस द पेरेंट्स टू सीक ट्रीटमेंट। नर्स बताती है कि आप इसकी पहले ही दवाई ले आइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। द नर्स इज अवेयर दैट द कॉजेटिव एजेंट में बी बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। नर्स को पता है कि इसमें बच्चे को बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ है। एंड द इलनेस में प्रोग्रेस टू इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स, बराबर, और ये इलनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस होती जाएगी इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स में, एंड एन इन्फेक्शन इन द हार्ट, और ये इन्फेक्शन इवन दो हार्ट में भी जा सकता है, पहुंच सकता है। वॉट इलनेस इज ऑफ मोस्ट कंसर्न टू द नर्स, इसमें सबसे ज़्यादा नर्स क्या देखेंगी, मतलब कोई और ऐसा डिजीज़ की जो बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से होता होगा, बराबर। टिटानस वो तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी से होता है। इन्फ्लुएंजा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। स्कारलेट फीवर या र्यूमेटिक फीवर, बराबर, तो क्या आएगा कि जो आपका र्यूमेटिक फीवर है ना, र्यूमेटिक फीवर, उसमें भी यही देखने को मिलता है, बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। और सबसे पहले वो थ्रोट के ऊपर ही असर करता है, ठीक है। तो क्या देखने के लिए बोलेगी, पहले मोस्ट कंसर्न र्यूमेटिक फीवर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। र्यूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्वॉल्विंग दी जॉइंट्स, बोला था ना कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी र्यूमेटिक फीवर ही है ना। तो र्यूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्वॉल्विंग दी जॉइंट्स, हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट इज थॉट टू बी एन ऑटोइम्यून प्रोसेस दैट कोजेज कनेक्टिव टिश्यू डैमेज, ठीक है। टिटानस इज नॉट कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। डिसऑर्डर डिस्क्राइब इज नॉट इन्फ्लुएंजा, और स्कारलेट फीवर भी इसमें नहीं है। An adolescent with a serious health problem refuses to wear a medical alert bracelet. एक एडोलेसेंट है जिसको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, और जिसको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको हम मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहना के रखते हैं, ताकि उसको कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो कोई अगर आस पास में हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो उससे पहचान जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हाउ कैन अ नर्स फोस्टर वियरिंग ऑफ दिस ब्रेसलेट, तो नर्स इसको कैसे समझाएगी कि क्यों कितना ज़रूरी है ये ब्रेसलेट पहनना आपके लिए। रेकमेंड हाइडिंग द ब्रेसलेट अंडर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ, कि आप रोज़ लंबी जो है स्लीव्ड के कपड़े पहनेगा, ये ब्रेसलेट नहीं दिखेगा। सजेस्ट वियरिंग द ब्रेसलेट व्हेन एंगेजिंग इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, आप तब ब्रेसलेट पहनिए जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो। एनकरेजेस द टीनेजर्स टू आस्क फ्रेंड्स टू वियर सिमिलर ब्रेसलेट्स, उसके फ्रेंड्स को हमको एनकरेज करना है कि आप भी ऐसा सिमिलर ब्रेसलेट पहने, कुछ नहीं है तो क्यों पहनाना है। हाँ, ये हेल्प द टीनेजर सिलेक्ट अ ब्रेसलेट दैट इज सिमिलर टू दोज वर्न बाय पीयर्स, या उसको हमको ये हेल्प करवाना है कि आप हमें कोई ऐसा ब्रेसलेट दिखाइए कि जो अभी आपके पीयर्स जो है फ्रेंड्स पहनते हो, और उसी के अकॉर्डिंग टू आपको वो ब्रेसलेट मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट जैसा ही बना के देना है कि जिससे वो पता भी नहीं चलेगा और वो खुशी खुशी पहनेगी, ठीक है। तो ये है कि हेल्प द टीनेजर सिलेक्ट अ ब्रेसलेट दैट इज सिमिलर टू दोज वर्न बाय पीयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देखो क्यों, कि बिकॉज एडोलेसेंट हैव अ डेवलपमेंटल नीड टू कन्फर्म टू देयर पीयर्स, द एडोलेसेंट शुड बी एबल टू सेलेक्ट अ ब्रेसलेट विथ सिमिलर कन्फिगरेशन टू दोज वर्न बाय पीयर्स। फर्स्ट था कि हाइडिंग करना, तो हाइडिंग द ब्रेसलेट under long sleeved clothes might be acceptable in cool weather but not when it is warm and friends are wearing t-shirts, okay। जब फ्रेंड्स टी शर्ट पहनते हैं वो रोज रोज लॉन्ग स्लीव्स पहन के जाएगी तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो द ब्रेसलेट शुड बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स when not with responsible family members. The rules of the contact sports may not permit the players to wear jewelry that could harm themselves or others. और नेक्स्ट है कि दिस इज अनरियलिस्टिक, मतलब क्या कि हमको सबको बताना है कि आप सब पहन लो, ये पहनेगी तो, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, दिस इज अनरियलिस्टिक, है ना। स्पेशली इफ द एडोलेसेंट डज नॉट वांट टू टेल फ्रेंड्स व्हाई द ब्रेसलेट इज नीडेड, बराबर, क्योंकि उसको तो ज़रूरत भी नहीं है, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ब्रेसलेट क्यों पहना है। वो तो जब इमरजेंसी क्रिएट होगी और उसके आसपास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पहचान लेगा, उसके लिए उसको उसके फ्रेंड्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द क्लिनिक नर्स नोट्स दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ डॉक्यूमेंटेड अ डायग्नोसिस ऑफ हर्पिस जोस्टर सिंजल्स इन द क्लाइंट स्टैट। क्लिनिक का नर्स देखती है कि उसका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डॉक्यूमेंट करना है डायग्नोसिस को
कौन सा डायग्नोसिस हर्पिस जोस्टर सिंजर्स को क्लाइंट्स के चैट में बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोज ऑफ दिस डिसऑर्डर द नर्स डिटरमाइंस दैट दिस डेफिनेटिव डायग्नोसिस वॉज मेड बाय विच डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो नर्स को ये जानना है कि ये जो हर्पिस जोस्टर वायरस है बराबर, जिसको हम सिंजर्स के नाम से भी जानते हैं, उसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, ठीक है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो कैसे हो सकता है। पॉजिटिव पेज टेस्ट किया तब पता चला कि ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, ये हर्पिस जोस्टर ही सिंजर्स ही हुआ है, या फिर पॉजिटिव कल्चर रिजल्ट से पता चला, एबनॉर्मल बायोप्सी रिजल्ट आई उससे पता चला, या वुड्स लाइट एग्जामिनेशन इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, क्या आएगा, यस कल्चर टेस्ट जो है वो कराएंगे और वो पॉजिटिव आता है तो हम बताएंगे दैट इज़ ए डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द हर्पिस जोस्टर सिंजल्स वायरस। इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव कल्चर रिजल्ट्स हम करवाते हैं। देखो कि विद द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर्स द क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज डायग्नोसिस, हावेवर अ वायरल कल्चर ऑफ द लेसियंस प्रोवाइड, यहाँ से जो लेसियंस है उससे हम वायरल कल्चर लेंगे, प्रोवाइड्स डेफिनेटिव डायग्नोसिस, जिससे हमको डेफिनेटिव डायग्नोसिस मिलेगा। हर्पिस जोस्टर सिंजल्स इज कोज्ड बाय reactivation of the varicella zoster virus, the virus that causes chicken pox। पैच टेस्ट जो है स्किन का टेस्ट है, that involves administration of an allergen to the surface of the skin, ID रूट से to identify specific allergies के लिए किया जाता है। बायोप्सी would provide a cytological examination of tissue, और वुड्स लाइक एग्जामिनेशन जो है स्किन इज व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट टू आइडेंटिफाई सुपरफिशियल इन्फेक्शन टू दी स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे हर्पिस जोस्टर वायरस के लिए, सिंजर्स के लिए, ठीक है, और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम जो बोले तो है वेरिसिला जोस्टर वायरस कोजेज चिकन पॉक्स, ठीक है, रिएक्टिवेशन ऑफ वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होगा चिकन पॉक्स। और यहाँ पे डेफिनेटिव देखने के लिए हम करेंगे जहाँ पे जो लेसेंस हुआ है वहाँ से उसका क्या लेंगे, कल्चर लेंगे, है ना, तो उससे करेंगे। तो इसके लिए हमारा वो करेक्ट था कि हम जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कल्चर रिजल्ट आया तो हम मान लेंगे कि ये हर्पिस जोस्टर ही है। एन एडल्ट क्लाइंट वॉज बॉर्न इन एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोजन या कुछ भी हो सकता है, कि जिसमें एडल्ट क्लाइंट बर्न हो गया, जल गया। द बर्न इनिशियली अफेक्टेड द क्लाइंट्स एंटायर फेस, और इस बर्न के दौरान क्लाइंट्स का पूरा फेस जल गया है। एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड एंड द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो, एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड, एंटीरियर हाफ ऑफ द अपर एंटीरियर टोर्सो, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो, एंड देयर वर सर्कमफेरेंशियल बर्न्स टू द लोअर हाफ ऑफ द बोथ आर्म्स, और लोअर हाफ ऑफ द बोथ आर्म्स में भी उसको सर्कमफेरेंशियल बर्न्स हुआ है। द क्लाइंट्स क्लोथ कॉट ऑन फायर, उसके जो कपड़े हैं वो भी फायर के अंदर जल गए हैं। एंड द क्लाइंट रैन, क्लाइंट ने भागने की कोशिश की, कोजिंग सब्सिक्वेंट बर्न इंजरीज टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड। अभी बोला कि भागने की कोशिश की ना, तो पीछे से उसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जो हेड है वो भी गया, एंटीरियर तो गया था हाफ, पोस्टीरियर भी उसका जल गया है। अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर टोर्सो भी गया है, अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो, अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर टोर्सो, मतलब अपर, पूरा अपर गया। यूजिंग द रूल्स ऑफ नाइन्स व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ द वन इंजरी। देखो इजीली आपको बोल दिया होता ना कि नेक गया, हेड गया, फेस गया, अपर टोर्सो है, बराबर, तो आप आंसर दे भी पाते हैं। फिर यहाँ पे कितना घुमाया है, देखो कि पहले क्या जला, क्या हुआ, फिर पेशेंट ने भागा, फिर क्या जला। तो इसके अंदर जो है आप कैसे उसका मैनेजमेंट करोगे, कैसे देखोगे कि क्या है। तो अकॉर्डिंग द रूल ऑफ नाइन्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, एंटीरियर हाफ ऑफ दी जो है उसका हेड तो 4.5% होता है क्योंकि पूरा हेड 9 है, तो एंटीरियर हाफ ऑफ द बेड 4.5%, अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो 9%, लोअर हाफ ऑफ दी बोथ आर्म्स 9%, बराबर, लोअर हाफ है ना 18 होता है, पर लोअर हाफ 4.5 लिया है दोनों का, तो 9%। और ऐसे ही हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेड 4.5%, अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर टोर्सो 9%, तो कितना होगा, जो दोनों का मिला लो ना आप कि ये ले लो कि एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेड मतलब 9%, फिर एंटीरियर टोर्सो 9%, 9 और 9 18, फिर लोअर हाफ ऑफ द आर्म्स से तो 9 27, और अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर टोर्सो तो 9,
36 हो गए तो कितना आएगा आंसर 36। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डोंट वरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 विद द इनिशियल बर्न्स द एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड इक्वल्स टू 4.5%। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखो नीचे की साइड पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेड भी क्या है 4.5, एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेड 4.5 4.5 9%, अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर टोर्सो 9%, अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर टोर्सो 9%, 9 एंड 9 18 हो गए, और ये 9 27 हो गया आपका। फिर बाकी क्या क्या, लोअर हाफ ऑफ द बोथ आर्म्स 9 तो हो गया 36, सब कुछ आ गया। तो ये 36% ऐसे काउंट करना है। अभी सैलिसिलिक एसिड इज प्रिस्क्राइब्ड, सैलिसिलिक एसिड मतलब कि एस्पिरिन, एस्पिरिन को ही सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है। इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ सोरियासिस, और पेशेंट को सोरियासिस का प्रॉब्लम हुआ है, स्किन डिसऑर्डर है, और ये दे रहे हैं उसको सैलिसिलिक एसिड। द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट knowing that which finding indicates the presence of systematic toxicity from the medication। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन लेने से ऐसी तो कौन सी टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। टिनिटस होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, या डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन होगा। सैलिसिलिक एसिड लेने से जो है और टॉक्सिसिटी होती है कानों में घंटियाँ बजना, रिंगिंग साउंड प्रेजेंट इन द ईयर, एथ क्रेनियल नर्व वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व का डैमेज हो जाना, डेफनेस तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेक्ट है, टिनिटस, रिंगिंग साउंड प्रेजेंट इन द ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन की वजह से, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। देखो सैलिसिलिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड रेडिली थ्रू द स्किन एंड सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी सैलिसिलिज्म कैन रिजल्ट। सिम्टम्स इंक्लूड टिनिटस, डिजीनेस, हाइपरपनिया and psychological disturbances. Constipation and diarrhea are not associated with the salicylism. Salicylism मतलब क्या, सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी ऑफ द सैलिसिलिक एसिड, उसको सैलिसिलिज्म बोला है, वो याद रखना टर्म। नेक्स्ट, सिल्वर सल्फा डायाजाइन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ बर्न इंजरी। एक बच्चे को बर्न इंजरी हुई है और उसको सिल्वर सल्फा डायाजाइन दे रहे हैं। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग्स रिक्वायर्स द नीड फॉर फॉलो अप बाय द नर्स। तो यहाँ पे ऐसा तो कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग दिखेगा कि जिसकी वजह से उसको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। ग्लूकोज लेवल ऑफ 99 मिलीग्राम पर DL, 5.65 मिलीमोलर पर लीटर, मैग्नीशियम लेवल ऑफ 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.75 मिलीमोलर पर लीटर, प्लेटलेट लेवल ऑफ 3 लाख मिलीमीटर क्यूब, या वाइट ब्लड सेल काउंट ऑफ 3000 मिलीमीटर क्यूब। देखो वाइट ब्लड सेल कितने कम है ना, तो हम उसके लिए आएंगे सबसे पहले, बराबर, हम उसके लिए सबसे पहले भागेंगे कि उसको फटाफट से फॉलोअप के लिए ले लो क्योंकि ये बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फा डायाजाइन देने वक्त बर्न इंजरी के लिए लेते हैं, पर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में जब WBC काउंट इतने कम है तो हम फटाफट फॉलोअप के लिए भी जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिल्वर सल्फा डायाजाइन is used for the treatment of burn injuries. Adverse effects of this medication includes, ये medications की adverse effect देखो, रैसेस होता है, इचिंग होता है स्किन पे, ब्लू ग्रीन एंड ग्रे स्किन डिस्कलरेशन दिखेगा, ल्यूकोपेनिया WBC काउंट डिक्रीज हो जाएगा, और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। द नर्स शुड मॉनिटर अ कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC देखेंगी, पर्टिकुलरली द वाइट ब्लड सेल, CBC में भी पर्टिकुलरली वो वाइट ब्लड सेल पे फोकस करेंगी क्योंकि ल्यूकोपेनिया भी तो होता था, है ना, वाइट ब्लड सेल का डिक्रीज भी तो वहीं पे हो रहा है इसकी वजह से, इसीलिए वो देखेंगे। फ्रिक्वेंटली फॉर द क्लाइंट टेकिंग दिस मेडिकेशन, इफ ल्यूकोपेनिया डेवलप्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नोटिफाइड एंड द मेडिकेशन इज यूजुअली डिसकंटिन्यूड। हम फटाफट से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे और ये जो मेडिकेशन है सिल्वर सल्फा डायाजाइन उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, बंद करेंगे। द WBC काउंट नोटेड इन ऑप्शन नंबर 4 कि क्या दिखा रहा था कि वाइट ब्लड सेल काउंट 3000 पर mm³ हो गया था, इसमें दिखा रहा था। द अदर लेबोरेटरी वैल्यूज आर नॉट स्पेसिफिक टू दिस मेडिकेशन एंड आर ऑल्सो विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अ क्लाइंट हु हैज़ बिन रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी फॉर ब्लैडर कैंसर, उसको ब्लैडर कैंसर हुआ था और अभी वो पेशेंट जो है वो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है। टेल्स द नर्स दैट इट फील्स एज इफ सी इज वॉइडिंग थ्रू दी वजाइना, ठीक है, उसको यूँ फील हो रहा है कि मुझे
वॉशरूम आया वो बता रहा है बस, मुझे कुछ निकलेगा वजाइना से, तो मतलब क्या है, वॉशरूम जैसा निकलेगा, ठीक है। द नर्स इंटर प्रेजेंट्स दैट द क्लाइंट में बी एक्सपीरियंसिंग विच कंडीशन, यहाँ पे क्लाइंट्स को क्या लग रहा है, उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ वजाइना से बाहर आ रहा हो, वैसा लग रहा है, और उसको ब्लैडर कैंसर तो है, बराबर। समझो फिर से कि क्लाइंट हु हैज़ बिन रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी, उसको ब्लैडर कैंसर है, वो नर्स को बोल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मेरे वजाइना से बाहर आ रहा हो, तो रप्चर ऑफ द ब्लैडर हुआ हो, डेवलपमेंट ऑफ द वेसिको वजाइनल फिस्टुला हो गया है, एक्सट्रीम स्ट्रेस कोज्ड बाय डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन एज ए साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वेसिको वजाइनल फिस्टुला हो गया और उसकी वजह से वजाइना से जो है वो ब्लैडर और सब बाहर आता हुआ दिख रहा है, समझ आ रहा है, तो उसको इसलिए लग रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है मेरे, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि द डेवलपमेंट ऑफ वेसिको वजाइनल फिस्टुला, ये कंडीशन हो रही है पेशेंट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेसिको वजाइनल फिस्टुला इज अ जेनाइटल फिस्टुला दैट अकर्स बिटवीन द ब्लैडर एंड वजाइना, जो ब्लैडर एंड वजाइना के बीच में बन जाएगा। द फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन दिस टू बॉडी पार्ट्स, मतलब कि ब्लैडर एंड वजाइना, एंड इफ दिस अकर्स द क्लाइंट में एक्सपीरियंस ड्रेनेज ऑफ यूरिन थ्रू द वजाइना। द क्लाइंट्स कंप्लेंट्स it is not associated with the option 1, 3 and 4. The nurse is monitoring a client for signs and symptoms related to superior vena cava syndrome. नर्स देख रही है कि एक पेशेंट को कि जिसको सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, विच इज़ एन अर्ली साइन ऑफ दिस ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। तो यहाँ पे कौन सी ऑन्कोलॉजिकल कैंसरियस मैलिग्नेंट इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। क्या सिम्टम्स है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, साइनोसिस, आर्म एडिमा, पेरिऑर्बिटल एडिमा या मेंटल स्टेटस चेंजेस। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है ऊपर की साइड का, तो ऊपर की साइड में क्या अफेक्ट होता है, यस पेरिऑर्बिटल एडिमा अफेक्ट होता है, ठीक है। और वो ऑन्कोलॉजिकल की इमरजेंसी साइड रहेगी सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो क्या कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम अकर्स व्हेन द सुपीरियर वेना केवा इज कंप्रेस्ड, ठीक है। तो देखो क्या देखने को मिलता है कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम ऑकर्स व्हेन द सुपीरियर वेना केवा इज कंप्रेस्ड। कब होगा कि जब सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस्ड होती है और ऑब्स्ट्रक्टेड होती है बाय ट्यूमर ग्रोथ की वजह से। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जनरली अकर इन द मॉर्निंग, इसके साइन एंड सिम्टम मोस्टली जनरली मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं। इंक्लूड एडिमा ऑफ द फेस देखने को मिलता है, स्पेशली अराउंड द आइज भी, एंड क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ टाइटनेस ऑफ अ शर्ट और ब्लाउज कॉलर, ठीक है। और उसको वहाँ पे क्या होगा, शर्ट का और ब्लाउज का कॉलर टाइट होने लगेगा। एज द कंप्रेशन वर्जन्स, जैसे जैसे कंप्रेशन जो है वर्जन होता जाएगा, द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस एडिमा ऑफ द हैंड्स एंड आर्म्स ऑल्सो। साइनोसिस एंड मेंटल चेंजेस आर लेटेस्ट साइंस है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में पेरिऑर्बिटल एडिमा होगा, तो ये ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेशन फर्स्ट है आपका मॉडल पेपर नंबर 3 का, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जस्ट आप कामफुली रिवीजन करते रहिए, समझते रहिएगा, ओके। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ओके। थैंक यू।